दोस्तों ये शो में मैं अपना सवाल नहीं पूछता हूं, मैं अपनी बात नहीं करता हूं, मैं आपकी बात करता हूं। और आज आपने जो सवाल हमसे पूछा, सबसे ज्यादा दर्शकों ने सवाल पूछा कि इतने समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण में क्यों जा रहे हैं? क्या उनके 400 पार का जो नारा है वो दक्षिण से होते हुए गुजरेगा? एक समय हिंदुस्तान की राजनीति में कहावत हुआ करती थी कि उत्तर प्रदेश से सरकार बनती है। तो सवाल यह है कि क्या 400 पार का नारा दक्षिण के द्वार से होते हुए गुजरेगा? दोस्तों 2019 में भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण में 29 सीटें आई थी, बीजेपी की 300 सीट ओवरऑल आई थी और दक्षिण में 29 सीटें आई थी। अब क्लियरली यह है कि अगर 400 पार बीजेपी को करना है तो दक्षिण में अपनी सीटें बढ़ाकर ही कर सकती है। दोस्तों पिछले 5 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्य का दौरा किया। उन्होंने शुरू किया केरला में पतनमथिट्टा से, जहां 2019 में बीजेपी का 29% वोट शेयर था, और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी गए, जहां भारतीय जनता पार्टी का 2019 में 35% वोट शेयर था, और 2014 में बीजेपी ने इस सीट पे जीत दर्ज करी थी। मतलब बेस वोट जहां है वहां पीएम नरेंद्र मोदी गए थे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरला के पलक्कड़ में एक रोड शो किया, जहां बीजेपी का वोट शेयर 2019 में 21% था, जो 2014 से ज्यादा था। और आज सालेम में जहां बीजेपी कभी कंटेस्ट ही नहीं करी, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा करी। मतलब क्लियर है, अगर आप इस साउथ को डिकोड करेंगे, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीएमके उनके विरोधी के बेस्टिन सालेम में भी जा रहे हैं, जो कांग्रेस की अलायंस पार्टनर है, और अपने खुद के बेस्टिन गढ़ शिवमोगा, जहां उनका 56% वोट शेयर आ रहा है, वहां पे भी जा रहे हैं। मतलब दोस्तों ओवरऑल एनडीए 5 राज्यों के अंदर जो वोट शेयर था 2019 में एनडीए का, उससे 17% था बीजेपी का वोट शेयर। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि अगर 400 पार पहुंचना है तो यह 17% को उनको बढ़ाना ही होगा, और इसके लिए उनकी स्ट्रैटेजी एस की स्ट्रैटेजी है दोस्तों। 3 एस। पहला एस शक्ति। सालेम में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, शक्ति अम्माओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेलकम किया था। कोयंबटूर में महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे फूल बरसाए थे। पलनाडु में महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में काफी बड़ी संख्या के अंदर वो पार्टिसिपेट की थी, और पालक्काड के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में पहली रो में महिलाएं थी। तो दैट इज द फर्स्ट एस, शक्ति। दूसरा एस, सनातन। एक तरफ डी राजा है जिन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म हेट्स के समान है, दूसरी तरफ उदयनिधि स्टालिन है जिन्होंने कहा है कि सनातन को इरेडिकेट कर देना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है काशी तमिल संगमम में और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में। वो साउथ के हर प्रमुख सीट पे गए थे जहां से प्रभु श्री राम का वास्ता रहा है। उनको पता है कि अगर दक्षिण के द्रविडियन पॉलिटिक्स के चक्रव्यूह को तोड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ वो सनातन से ही हो सकता है। और तीसरा एस, साथ यानी अलायंस। चंद्रबाबू नायडू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में अलायंस किया और पवन कल्याण के साथ अलायंस किया और एनडीए को सॉलिड किया। वहीं तमिलनाडु के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस किया, वहीं तमिलनाडु के अंदर उन्होंने वनियार कास्ट की पीएमके पार्टी के साथ अलायंस किया, जो 40 सीटों को इंपैक्ट करती है, जिसका 6% तक वोट शेयर आता है। मतलब जहां वो कमजोर है उन्होंने 7S का फॉर्मूला अप्लाई किया। इनफैक्ट कर्नाटका के अंदर जहां वो ऑलरेडी मजबूत है, साउथ कर्नाटका के अंदर वोकलिगा वोट को कंसोलिडेट करने के लिए वो जेडीएस के साथ की बात कर रहे हैं। तो ये 3S से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ के चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे ये 3S शक्ति, सनातन और साथ के साथ में अपने 400 पार के लक्ष्य की रणनीति आगे रखी, देखिए आपके सवाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस बार केरला में कमल खिलने जा रहा है। मां शक्ति स्वरूपा के आशीर्वाद और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पीएम मोदी के मिशन साउथ का पहला फेज आज पूरा हुआ।
दक्षिण भारत के 5 दिनों के इस दौरे में पीएम मोदी ने तूफानी रैलियां की, जय श्री राम, मोदी ताबड़तोड़ रोड शो किए और विरोधियों पर जबरदस्त तरीके से जुबानी हमला भी बोला। हमारे शास्त्र साक्षी है कि विनाश उनका होता है जो शक्ति को खत्म करने का विचार रखते हैं। ऐसे खतरनाक आइडियाज को हराने की शुरुआत 19 अप्रैल को सबसे पहले मेरा तमिलनाडु करेगा। पीएम मोदी के दक्षिण दौरे की शुरुआत लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक एक दिन पहले हुई। मतलब कि जब तक चुनावी रणभेरी बजी तब तक पीएम मोदी ने महज 7 घंटे यानी 420 मिनट के भीतर तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना की 76 लोकसभा सीटों की सियासी जमीन नाप डाली, जबकि पूरे 5 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री ने 120 घंटे में कुल 129 सीटें कवर कर ली। बीजेपी के लिए दक्षिण भारत उम्मीद का सबसे बड़ा द्वार है। पीएम मोदी को मालूम है कि अगर ये द्वार खुला तभी एनडीए की लोकसभा सीटों का आंकड़ा 400 के पार पहुंच सकता है। इसी उम्मीद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री चुनावी रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। मिशन साउथ के लिए पीएम मोदी ने 15 मार्च को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरुआत की, फिर केरल के पथनमथिट्टा में रैली की। केरल के बाद प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के मलकाजगिरी में रोड शो किया। 16 मार्च को तेलंगाना से निकलकर पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पलनाडु गए, फिर 17 मार्च को कर्नाटक के शिवमोगा में रैली की। 18 मार्च को पीएम ने दोबारा तेलंगाना के जगतियाल में रैली की और आज यानी 19 मार्च को प्रधानमंत्री फिर से पहले केरल के पलक्कड़ और उसके बाद तमिलनाडु के सेलम में रोड शो और रैलियां की। इन 5 दिनों के दौरान पीएम मोदी ने दक्षिण में काबिज अपने विरोधियों पर जबरदस्त वार किए। केरल हो या तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना, प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगियों पर सियासी बाण चलाए। बीजेपी का प्रदर्शन इस बार इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। दरअसल बीजेपी जानती है कि दक्षिण का किला फतह किए बगैर 400 की कस्तूरी हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि फिलहाल साउथ में बीजेपी की स्थिति कुछ खास नहीं है। केरल में पिछले 3 लोकसभा चुनाव में एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली, हालांकि वोटिंग प्रतिशत जरूर बढ़ा है। वहीं तमिलनाडु में सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके से अलग होने के बाद बीजेपी यहां अलग थलग पड़ गई है, जबकि तेलंगाना में 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। जाहिर है 2024 की चुनावी लड़ाई में एनडीए के लिए इस आंकड़े को सुधारना बेहद जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि लोकसभा के साथ साथ एनडीए गठबंधन साउथ के कुछ राज्यों में बंद सियासी ताले की चाबी को भी हासिल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, मतलब आपका सवाल हमेशा से ये रहा है कि क्या 400 पार एनडीए पहुंच सकती है और दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना क्यों जा रहे हैं। आज के शो में मेरे साथ में जितने एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं वो इसी को डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे और आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपका शो है, आपका सवाल है। तो पहले आपको जानने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण में पिछले 5 दिनों में कहां गए, इस पे मैं फोकस करना चाहता हूं। 16 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलबुर्गी कर्नाटक में गए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का गढ़ कहा जाता है, गुलबर्गा। इसके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नगर कुनल तेलंगाना के अंदर गए, जहां बीजेपी का डबल डिजिट में वोट शेयर आता है। 17 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलनाडु में पहुंचे, आंध्र प्रदेश में, जहां मेगा रैली हुई और जहां अलायंस अनाउंस हुआ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ में। 18 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के अंदर रहते हैं, शिवमोगा में भी जाते, कर्नाटका में, जहां येदुरप्पा के बेटे और येदुरप्पा उनके साथ मौजूद होते हैं। येदुरप्पा यहीं के रहने वाले, यहां पे 56% वोट शेयर रहता है। और फिर कोयंबटूर तमिलनाडु के अंदर गए, जहां बीजेपी कोशिश कर रही है कि सीट जीतने के लिए। 19 मार्च को
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलक्कड़ के अंदर आते हैं केरला में और यहां पे बीजेपी का 25% तक वोट शेयर रहा है। 3 एस का ध्यान रखिएगा, शक्ति, सनातन और साथ। और सेलम, यहां बीजेपी कभी कंटेस्ट नहीं पिछले 2 बार में करी है, ये डीएमके का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और यहां पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं। इसका क्लियर इंडिकेशन यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों एस को फॉर्मूला कर रहे हैं। उनको पता है कि यहां उनको डिस्प्रपोर्शनेट राइज की जरूरत है। इसी पे मैं बात करना चाहता हूं। राजकिशोर जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में इस वक्त समीर चौंगांकर जुड़ रहे हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट है और प्रमोद सिंह जुड़ रहे हैं जो मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है। मैं चाहता हूं कि इस वक्त सबसे पहले राजकिशोर जी आपके पास आऊं। ये वॉल को हम दिखाएं साथ में। राजकिशोर जी मुझे बताइए कि जो अगर आपने देखा हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो फोकस है और फॉर्मूला यहां पे है वो तीनों एस में कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? 5 दिन लगातार दक्षिण के अंदर क्या स्ट्रैटेजी के थ्रू जा रहे हैं? मैं ये 3 एस को डिकोड कर पा रहा हूं। राजकिशोर जी आप इसको दर्शकों को लिए कैसे डिकोड करेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, जैसा आपने कहा प्रदीप शुरुआत में ही, एक बात समझिए कि जब हम तंत्रोक्त देवी सूक्तम में जाते हैं, मैं मंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी जुबान पे रहता है या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता। अब जब शक्ति की उपासना की बात आती है तो दक्षिण भारत में आप मानकर चलिए कि वहां मंत्रोच्चारण जिस तरीके से होता है और जिस तरीके से वो बिल्कुल भावनात्मक तौर पर जुड़ता है वो समाज, उसके बीच में सबसे पहले मैसेज देना था कि नहीं, मैं आपके लिए यहां पर हूं, मैं यहां पर हूं। आप एक तरफ तो देखिए कि राहुल गांधी हैं, वो अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार लड़ने से भाग रहा है क्योंकि उनको यह पता नहीं है कि वहां पर हम जीतेंगे या हारेंगे। तो एक तो मैसेज है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि आपने जो आंकड़े दिखाए वो बहुत महत्वपूर्ण है प्रदीप। मुझे लगता है कि वो समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई साहब हम यहां पूरी तरीके से फाइट में हैं, आप ये मत मानिए। सबसे पहले तो उनको ये बताना है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को कि हम यहां जीतने आए हैं, रस्म अदायगी करने नहीं आए हैं। और उसके बाद उस जनता को भरोसा दिलाना है कि हम आपके लिए हैं यहां पर और हम यहां पर कोई, जैसा मैंने कहा, रस्म अदायगी नहीं करने जा रहे हैं। तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। और एक बात, सबसे बड़ी बात, मोदी ने खुद कहा कि हम जो है कोई 1, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, 2047 के लिए कर रहे हैं। तो जो वैचारिक अधिष्ठान है भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस से निकला हुआ है, वो बहुत दूरदृष्टि लेकर चलते हैं। ये नहीं करेंगे तो बेटन आगे थमा कर जाएंगे और इसी चुनाव में इसके नतीजे निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। सिर्फ वोट प्रतिशत नहीं बढ़ाना है, उसको सीटों में तब्दील अगर करना है तो खुलकर निकालना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। राजकिशोर जी के पास 2 डेकेड से ज्यादा का जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है। क्लियरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं कि दक्षिण में फोकस इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश ऑलरेडी बीजेपी कैप्चर कर चुकी है और वहां पे वो स्ट्रांग है। मैं एक और डेटा पॉइंट दिखाना चाहता हूं 2014 और 19 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रमोद जी आपके पास आऊंगा कि ये देखिए कि क्या स्थिति है। 129 सीटें आती हैं दक्षिण के अंदर, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस 129 में से बीजेपी सिर्फ 31 सीटें जो है, एनडीए 31 सीटें जीती थी और बीजेपी 29 सीटें जीती थी। हार 98 पे हुई थी, मतलब कोई ना कोई दूसरा पार्टनर 2019 में जीता था। 2014 में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रमोद जी मैं आऊंगा इस पे, आप ध्यान दीजिएगा कि राजकिशोर जी की 72 था और ये 72 था और कम हुआ, माफी चाहता हूं, 2014 और 19 में कम हुआ। मतलब 14 में 72 इसीलिए था क्योंकि तब जयललिता के साथ में अलायंस था और तमिलनाडु में बीजेपी ने मेजॉरिटी सीट जीती थी और हार 57 में हुई थी। तो 14 में एनडीए के पास मेजॉरिटी सीटें 129 की थी। तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण के अंदर एनडीए मजबूत नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा और दर्शकों को समझने की जरूरत है कि क्यों नरेंद्र मोदी 400 पे और उस 400 के लिए दक्षिण जरूरी है, क्योंकि 129 सीटें दक्षिण के अंदर आती है। ये 129 सीटें जो दक्षिण में आती है उसमें लोकसभा चुनाव 2019 में जहां बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, पर जो ये 129 सीटें हैं उसमें से सिर्फ 31 सीट्स एनडीए जीत पाई थी और हारी थी 98 सीट्स। ये इंपॉर्टेंट समझने की बात है। वहीं 2014 में 72 जीती गई थी और हारी गई थी 57। सो यहां मेजॉरिटी जीती गई थी 14 में और 19 में मेजॉरिटी हारी गई थी। मींस कि यहां जो एस, प्रमोद जी, एस जो 7 की बात हो रही है वो 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में अलायंस की बात कर रहे हैं। अब वनियार के साथ अलायंस, वनियार पार्टी पीएमके के साथ अलायंस की बात चल रही है। तो ये अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका तक के अंदर अलायंस की बात चल रही है क्योंकि वो 2014 को बेंचमार्क देख रहे हैं, ना कि 2019 को। प्रमोद जी
देखिए प्रदीप, तमिलनाडु, आंध्र और केरल 3 राज्य हैं दक्षिण में जहां पे बीजेपी के पास लोकसभा की सीटें नहीं हैं। पिछली बार एनडीए में 1 सीट मिली थी, वो भी जो डिप्टी सीएम थे उस समय तमिलनाडु सरकार के, उनके ओपीएस के लड़के की सीट थी। और उसके बाद अब जो है अन्नामलाई ने जो तमिलनाडु में यात्रा की है और जो शीर्ष नेतृत्व से उनको सपोर्ट मिला है, और आप जो कह रहे जो 1 ईयर पार्टी जो पीएमके पट्टली मक्कल काची डॉक्टर एस रामदास की ये जो मिली है, तो अब जो तमिलनाडु की राजनीति को समझने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि एडीएमके तीसरे नंबर पे चली गई है। बीजेपी इस समय डीएमके के सामने नंबर 2 पे है। कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति मजबूत है, वहाँ पे पिछली बार भी 28 में से बीजेपी को 24 सीटें मिली थी। इस बार भी कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी सीटों को बरकरार के हो सकता है 1-2 सीट ज़्यादा ले जाए। केरल में बीजेपी की स्थिति पहले की अपेक्षा बढ़ी है, करे वोट परसेंटेज बढ़ा। अब जब राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं और 1-2 और जो 3 सीटों का अनुमान लग रहा है केरल में बीजेपी को 3 सीटें मिलेंगी। पिछली बार तेलंगाना में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, अब क्या अनुमान है कि 10 सीटें पार करेगी। तो जो दक्षिण में पुश है वो बीजेपी का इसलिए है कि वो जो 400 पार, अब की बार 400 पार वाला जो नारा लगा, उसको पहुंचने के लिए दक्षिण में बीजेपी को सीटें मिलना बहुत जरूरी है। और एक बात और भी है, राजकिशोर भाई यहाँ बैठे हुए बड़े वरिष्ठ जर्नलिस्ट समीर सर भी हैं, ये मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। बीजेपी चुनाव जीतने के बाद जिन सीटों पर जीतती है उनमें वोट परसेंट कैसे बढ़ाया जाए उस पर लग जाती है, और उससे ज्यादा ध्यान उन सीटों पर होता है जो सीटें वो हारती है। तो बीजेपी 2019 में जो सीटें हारी थी उनको जीतने के लिए उसने पूरा जोर लगा दिया। समीर जी, आपके पास और राजकिशोर जी के पास मैं आऊंगा। मैं चाहूंगा ये डेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको दर्शक ध्यान रखे कि 2014 में एनडीए जो है वो मेजॉरिटी सीट्स पे दक्षिण पे थी। तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण से एनडीए हमेशा से विलुप्त रही है। अब इसीलिए जो एस की बात मैं कर रहा हूं उस पे पीएम मोदी फोकस कर रहे हैं, जो है दक्षिण में उनका परिवार या दक्षिण में जिन अलायंस पार्टनर्स के उनके साथ है। और मैं चाहूंगा समीर जी और राजकिशोर जी, मैं आप दोनों की ओपिनियन इस पे लूंगा और दर्शकों को समझाया जाए कि साथ क्यों इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में जेडीएस के साथ मेरे इसीलिए यहां इंपॉर्टेंट है क्योंकि वोकलिगा वोट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अगर बात करी जाएगी आंध्र प्रदेश के अंदर, तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी 2019 में बीजेपी के साथ में नहीं थी और ओवरऑल दक्षिण में एनडीए का परफॉर्मेंस 2019 में अच्छा नहीं था, मेजॉरिटी सीट्स पे एनडीए नहीं आगे थी। पर तमिलनाडु के अंदर, ये नॉर्थ तमिलनाडु के अंदर 6% और वोट है इनका, पर ये 40 सीटें इंपैक्ट करती है नॉर्थ तमिलनाडु में, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पता है कि तमिलनाडु में बीजेपी का बेस वोट नेग्लिजिबल के अराउंड है, 3% के अराउंड है। सो इसीलिए उनको ये अलायंस पार्टनर्स चाहिए। और केरल में बीडीजेएस के साथ, जेआरपी के साथ और केकेसी के साथ में जो है वो कोशिश की जा रही है कि हिंदू वोट के साथ में कुछ क्रिश्चियन वोट भी आए। और तेलंगाना में गठबंधन नहीं है क्योंकि जो बीआरएस है वो नंबर 3 की पार्टी बनती जा रही है। सो समीर जी, मैं आपसे इसी पे पूछना चाहता हूं और मैं चाहूंगा ये डेटा हम हमेशा दिखाते रहे अपने दर्शकों को कि समीर जी, ये एस के बगैर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जहां बीजेपी यूनिपोलर डोमिनेंट पार्टी हिंदी हार्टलैंड में है, दक्षिण में वो अपने जितने कॉम्प्रोमाइजेस है, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए तैयार है, जो पास्ट में उसके खिलाफ कंटेस्ट भी किया है, उस पार्टी के साथ भी अलायंस करने के लिए इसीलिए तैयार है क्योंकि उनको पता है कि बेस वोट पार्टी का कम है और वो कास्ट वोट भी चाहिए रहेगा, भले वो पीएमके हो गई, भले वो जेडीएस हो गई। आप इसको कैसे देखते हैं समीर जी? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दक्षिण के अंदर गठबंधन की राजनीति के ऊपर फोकस नहीं कर रही है। आप जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है वहां पर भी वो 1%, 2% और 3% की जो पार्टियां उन्हें भी जोड़ रही है। आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है लेकिन वहां ओम प्रकाश राजभर को वो जोड़ लेती है। बिहार में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रांग होल्ड, उसके बाद ही फिर वो नीतीश कुमार जैसे बड़ी पार्टी को साथ में लाती है। इसके अलावा मांझी को भी साथ देती है, उपेंद्र कुशवाहा को भी साथ में लेती है। ये बताता है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कि जहां वहां मजबूत है वहां तो हमें जोड़ना ही है, जहां कमजोर है वहां पर हमें इस बात को फोकस करना है। भारतीय जनता पार्टी 2 रणनीति पर काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर 370 सीटों का जो टारगेट लेकर चल रही है और गठबंधन के लिए जो 400 सीटों का टारगेट सेट किया है वह सिर्फ उत्तर भारत से नहीं होगा, उसके लिए दक्षिण भारत भी भारतीय जनता पार्टी को फतेह करना होगा। और दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है, एक कर्नाटक जहां वो सत्ता में रहती है, मजबूत गढ़ है। तेलंगाना में पिछले 2019 के चुनाव में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है वोट पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि तेलंगाना भी हम सीटें बढ़ाएंगे, लेकिन 3 ऐसे राज्य थे कि जैसे अगर आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, आंध्र प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा था।
2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में आए और अब 10 साल के बाद ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी और उत्तर भारत के नेता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत और पूरे देश के नेता बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी नहीं है, पूरे देश की पार्टी है। और यही प्रधानमंत्री मोदी बताना चाहते हैं इस बार कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उत्तर भारत के दम पर नहीं जीतती है, हिंदुस्तान की 543 सीटें और जो 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है वहां हर जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रेजेंस है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप समीर जी। मैं एक और डेटा पॉइंट दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं और मैं डेटा पॉइंट रखूंगा, पर इसमें एक अपने पैनलिस्ट के सामने एक डेटा पॉइंट थ्रो करूंगा। राजकिशोर जी आप भी इस पे आइएगा कि 2014 में 90% सीट्स बीजेपी ने 60% ज्योग्राफी से जीती थी। 2019 में वो ज्योग्राफिकल बेस और बढ़ गया और अब उस ज्योग्राफिकल बेस को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जो समीर जी ने बात कही कि 543 सीट्स में कुछ ना कुछ बेस वोट रहे, कोई ना कोई परसेंटेज रहे, तो वही एक तरफ दक्षिण के अंदर अगर आप देखेंगे राजकिशोर जी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ एनडीए अपने कुनबे को बढ़ा रही है, वहीं जहां स्ट्रॉन्ग है इंडिया अलायंस वहां भी आपसी लड़ाई है। तो केरल में शशि थरूर ने आरोप लगाया कि सीपीआईएम और जो लेफ्ट की पार्टीज है वो बीजेपी की मदद कर रही है, वो राहुल गांधी की उम्मीदवारी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और वो बीजेपी की इससे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें डी राजा तो शशि थरूर ने अपने एक पॉसिबल अलायंस पार्टनर जो उनके साथ केरला के अंदर नहीं है उन्हीं पे आरोप लगाया। और शशि थरूर त्रिवेंद्रम की सीट में कह रहे हैं कि सीपीआई उनके खिलाफ प्रचार कर रही है और उनका वोट काटने की कोशिश कर रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है और यहां पे फाइट जो है शशि थरूर वर्सेस राजीव चंद्रशेखर की होने वाली। तो बीजेपी ने सिलेक्टेड सीट्स पे फोकस किया है और शशि जी ये जो बीच का उम्मीदवार जिसको हम लोग ने यहां पे बताया ये सीपीआई का उम्मीदवार है। तो यहां शशि थरूर कह रहे हैं कि सीपीआई राजकिशोर जी राजीव चंद्रशेखर यानी बीजेपी की मदद करी, ऐसा उनका आरोप है। तो आइडियली बीजेपी के खिलाफ लड़ने में इनको साथ होना चाहिए था और केरला इनका गढ़ रहा है एलडीएफ यूडीएफ का, पर यहां आपसी दरार आ गई है। तो मैं ये कह रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने गढ़ के अंदर राजकिशोर जी अगर इनमें आपसी दरार है तो क्या ये नहीं दर्शा रहा है कि ये सब के सब अभी सिर्फ अपने छोटे छोटे कुनबे बचाने में लगे हैं, क्योंकि इनको पता है नेशनली या स्टेट वाइज इस बार इनका कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। और ये स्थिति मुझे 2019 से भी खराब होती हुई दिख रही है राजकिशोर जी। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, कम से कम जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए प्रदीप आप, वहाँ पर अमेठी या रायबरेली में भले ही अलायंस हो सपा और बसपा से ना हो, लेकिन वहाँ पर वो प्रत्याशी नहीं खड़ा करते थे गांधी परिवार के खिलाफ। अब एक तरफ तो देखा जाए तो ये इंडिया जो गठबंधन है उनका, उसमें सीपीआई शामिल है, लेकिन वहां पर कम से कम ठीक है नहीं हो पाया केरल में, कोई बात नहीं, लेकिन क्या राहुल गांधी की सीट को नहीं छोड़ सकते थे? तो ये दिखाता है कि ये जो क्षुद्र स्वार्थों में इंडिया अपने आप में गठबंधन बन ही नहीं पा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राहुल गांधी की सीट या शशि थरूर की सीट, भारतीय जनता पार्टी तो हर सीट खासतौर से जो हैवी वेट है वहां पर हैवी वेट प्रत्याशी अपना देकर और पूरी तरीके से अपना गणित लगाकर और ताकत झोंक कर वहां से वो मैसेज देती, तो सिर्फ उस सीट के लिए नहीं देती है, पूरे प्रदेश में मैसेज जाता है, अगल बगल की सीटों में मैसेज जाता है। और जो बात शशि थरूर कह रहे हैं कि ये हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि दक्षिणपंथी वामपंथी कहा जाता है, कांग्रेस तो बीच में मानी जाती है, लेकिन यहां पर वामपंथी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बैठ गया है आके। तो आप सोचिए कि किस तरीके से पूरी पॉलिटिक्स बदल रही है। और यह दिखाता है कि दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की जड़ें पहले से थी, न सिर्फ वो गहरी हो रही हैं बल्कि अब पुष्पित और पल्वित होने के लिए उस पर नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उसमें अपनी जो करिश्मे का खाद पानी देना शुरू किया है, वो निश्चित तौर पर जो कश्मीर से कन्याकुमारी का जो लक्ष्य जो कहा जाता है वो पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ सीटों की बात नहीं है, कश्मीर को पूरी तरीके से भारत की मुख्य धारा में लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी मुख्य धारा की पार्टी, क्योंकि कहा जाता था कि भाई आप तो काउ बेल्ट की पार्टी है, तो ये तो पूरा मिथक तोड़ दिया। आप महाराष्ट्र में भी हैं, गुजरात में भी हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, अब बचा दक्षिण। दक्षिण में आप कर्नाटक से प्रवेश कर चुके। आपने बहुत अच्छे आंकड़े दिखाए, क्योंकि जो लोग मानते हैं कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तो जब एआईडीएमके थी, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रदीप जो आपने कहा है, शक्ति और सनातन में जो साथ, तो साथ किस तरीके से लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और अपने लक्ष्य के लिए धीरे धीरे काम करती रहती है और वो शीर्ष पर पहुंच जाती है। तो ये जो साथ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जयललिता के जाने से निश्चित तौर पे दक्षिण में एक भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगा, क्योंकि वो एक ऐसी नेता थी जो द्रविड़ और जो सनातन की पॉलिटिक्स थी उसके बीच में ब्रिज क्रिएट करती थी, और भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए सूट भी करती थी। हालांकि डीएमके भी साथ में रहे, तो विरोधियों के साथ में भी एक तरीके से समन्वय का जो सामंजस्य बनाकर
वाजपेयी सरकार के समय में जो एक रथ चला था नरेंद्र मोदी, अब उसको जो क्या कहें, चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान कुछ कह दें, उसको एक अलग ऑर्बिट में लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल राजकिशोर जी, मैं चाह रहा हूं कि हम ये दक्षिण की राजनीति को डिकोड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से बिहार से लेकर हर व्यक्ति यही जानना चाह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण में इतना फोकस क्यों कर रहा है। दोस्तों, इस पूरी की पूरी रणनीति को मैं डिकोड करना चाहता हूं और अगर आप इसके फोकस एरियाज को देखेंगे तो ये फोकस एरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण की नीति क्या है कि लगातार दक्षिण राज्यों के दौरा करना, पहली चीज वो कनेक्ट बनाना, दूसरी अन्नामलाई जैसे युवा नेताओं पर दाव खेलना, के अन्नामलाई बीजेपी के तमिलनाडु के उभरते हुए बड़े नेता हो रहे हैं, तीसरा छोटे बड़े कई दल एनडीए में शामिल करना, तो बेशक वो विचारधारा के पूरी तरीके से अलाइन ना हो पर अगर वो वोट लेके आ रहा है, सोशल बेस लेके आ रहा है, उसको जोड़ना, चौथा दक्षिण से 5 राज्यसभा सांसद जो है वो मनोनीत करना, तो पीएम नरेंद्र मोदी सिंगोल पे भी फोकस है, सनातन संस्कृति पे भी फोकस है, और पांचवा काशी तमिल संगमम और सिंगोल से संदेश देना कि तमिल की संस्कृति पे उनको उतना ही ज्यादा गर्व है जैसे बाकी हिंदी हार्टलैंड की संस्कृति पे है। तो हिंदी नॉर्थ और साउथ डिवाइड, नॉर्थ और साउथ की जो डिवाइड है उसको कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां डिवाइड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सनातन संस्कृति पर फोकस किया जा रहा है, लगातार दक्षिण दौरों का दौरा करना, लगातार केरमलाई जैसे युवा चेहरों को फोकस देना, इसके साथ में बड़े छोटे नेताओं को एनडीए दल के अंदर लेके आना, इसके साथ में दक्षिण में 5 राज्यसभा उम्मीदवार देना जिससे रिप्रेजेंटेशन रहे, और काशी तमिल संगमम और संगोल से संस्कृति की तरफ एक मैसेज देना। मैं इस पे सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगोल पे पहले क्या कहा था, क्योंकि ये उनकी संस्कृति वाली स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है। कैसे ऐसा हो सकता है? इन्होंने तमिल संस्कृति के प्रतीक पवित्र सेंगोल की संसद में स्थापना का विरोध किया। पवित्र सेंगोल यहां के मठों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जानबूझकर उसका भी अपमान करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि प्रमोद जी और समीर जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि जो 5 रणनीति है इसमें जो एक हमेशा से कहा जाता था कि दक्षिण की संस्कृति जो है और दक्षिण और नॉर्थ इंडिया की जो संस्कृति उसमें फर्क है, डीएमके की पूरी पॉलिटिक्स इसी पे सरवाइव होती थी, तो शायद इसीलिए सिंगोल की स्थापना हुई, लोकल लीडर्स को फोकस दिया गया, क्योंकि हर जगह पे देखा जाएगा कि बीजेपी का कोई ना कोई बेस वोट रहा है। प्रमोद जी देखिए प्रदीप, जो सेंगोल की आप बात कर रहे हैं उसको राजदंड जो एक तरह से कहा जाता है और वो एक सिंबल है, उसको प्रधानमंत्री जिस तरह से लोकसभा में स्थापना हुई थी और जो उसके लिए तमिलनाडु से जो आए थे उन लोगों ने जो पूजा करी, फिर उसका एक अपना जो महत्व आप जो इस समय जो चुनाव हो रहा है उसको जोड़ के देखें। बनारस में काशी तमिल संगम हुआ, 2 बार हुआ, बहुत ही बृहद स्तर पे हुआ, प्रधानमंत्री ने उसमें भाग लिया। अगर आप इस समय भी बनारस जाएं, आप किसी को भी भेज दें काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास, तो आपको तमिलनाडु के 50% से ज़्यादा लोग मिलेंगे। अयोध्या में भी इस समय जो बहुत ज़्यादा भीड़ है दक्षिण से आ रही, खासकर तमिलनाडु के लोग हैं। और आप तमिलनाडु में भी जाएंगे तो आपको 100 में से 80 लोग जो अपने सर पर भस्म लगाए घूमते हैं, भभूत लगा जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पे डीएमके, ठीक है, 1969 में जब अन्ना दुराई का प्रादुर्भाव हुआ और सीएम बने तो वहाँ की राजनीति बदल गई। लेकिन अब बीजेपी के आने के बाद से जो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जिसकी हम बात करते हैं, तमिलनाडु में वो बढ़ना शुरू हुआ है। और तमिलनाडु देखें तो यूपी में 80 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40 के पास 39 सीट है। 5वें नंबर पे तमिलनाडु, 39 लोकसभा की सीटें हैं, जो कि जब केंद्र में सत्ता अगर जो भी बीजेपी जीतती है, अगर वहाँ से सीटें आती हैं तो उसमें उसका जो प्रभाव और बढ़ता है। तो अब तमिलनाडु को जो जोड़ने की बात थी उसको जो हमारे जिसको काउ बेल्ट बोलते हैं उससे नॉर्थ सेंट्रल इंडिया से जोड़ने की जो बात थी, वो सांस्कृतिक जड़ों को जोड़ के उनको एक इस तरह का कोएलिशन आप कह लें या एक तरह से ऐसा माहौल क्रिएट करना था कि जिससे वो जो द्रविडियन पॉलिटिक्स के कोर को हिट किया जा रहा है, क्योंकि द्रविडियन पॉलिटिक्स की हर पार्टी किसी भी नेशनल पार्टी को एक हिंदी हार्टलैंड पार्टी कहा करती थी। मैं एक और डेटा दिखाना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट वो सीटें हैं जिसपे बीजेपी हमारे सोर्सेज के हिसाब से फोकस कर रही है, और देखेंगे केरला के अंदर जो स्ट्रैटेजी है वो सिलेक्टेड सीट्स पे फोकस करने की है। अटिंगल, पतनदित्ता, पलक्कड़, यहां सब पे बीजेपी का एक वोट शेयर है। त्रिवेंद्रम,
ये सब आती है। 4 त्रिवेंद्रम भी एक चौथी सीट है, इस पे बीजेपी का फोकस है। तेलंगाना के अंदर आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, ये सब नॉर्दर्न तेलंगाना की सीट है। सिकंदराबाद, चेवेल्ला, महबूब नगर, इन सब पे बीजेपी का फोकस रहा है। ये मलकाजगिरी, नागरकुंडल और जहीराबाद, ये 9 सीटों पे बीजेपी का फोकस है, हैवी फोकस है। तमिलनाडु पे अगर आप देखेंगे तेनकाशी, इसके साथ शिवगंगा, आगे मैं बढ़ना चाहूंगा, अगर आप और आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु में थेनी, पोलाची, कोयंबटूर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, नागकल, करूर, धर्मपुरी, तो ये माइक्रो प्लानिंग जो हुई है, वेल्लोर, पुडुचेरी, चिदम्बरम, ये सब जहां बीजेपी हिस्टोरिकली जो है कमजोर रही है पर बेस वोट मेंटेन है, उन सीटों पे फोकस किया गया है। समीर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर आप देखेंगे कर्नाटका में एवरी सीट पे फोकस है, अगर आप देखेंगे तेलंगाना के अंदर सिलेक्टेड सीट्स पे फोकस है, आंध्र प्रदेश में अलायंस पार्टनर चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण को फ्रंट फुट पे खेलने को दिया और बीजेपी सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही है, तो बहुत माइक्रो प्लानिंग के हिसाब से एनडीए इसमें काम कर रही है। समीर जी, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि उत्तर भारत में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में कांग्रेस और क्षेत्रीय दल बहुत ज्यादा मजबूत है। जितना भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में मजबूत होगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि कांग्रेस उत्तर भारत से साफ हो चुकी है और कांग्रेस अब जो बची हुई है वो दक्षिण भारत के कारण बची हुई है। दक्षिण भारत में अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है, कांग्रेस कमजोर होती है, तो देश की राजनीति से कांग्रेस मुक्त करना जो भारतीय जनता पार्टी का प्लान है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका दक्षिण निभा सकता है। और यही लगता है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार दक्षिण का दौरा कर रहे हैं। और दक्षिण में आप पहली बार देखेंगे जो दक्षिण क्षेत्रीय दलों की राजनीति के कारण जाना जाता था, चाहे फिर वो आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी हो, या वाईएसआरसीपी हो, या फिर तमिलनाडु में एआईएडीएमके हो, या डीएमके की राजनीति रही हो, या केरल में यूडीएफ और एलडीएफ की राजनीति रही हो, पहली बार देश की राजनीति में इन 3 राज्यों में, उत्तर दक्षिण भारत के राज्यों में, एक राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी, जहां उसका कोई नाम देने वाला नहीं था, वह सबसे बड़ा दल और सबसे प्रभावशाली बनकर उभर रही वहां पर। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार दक्षिण का दौरा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है। और इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दक्षिण के राज्य कांग्रेस का और दक्षिण के पार्टियों का जो घमंड तोड़ने वाले हैं, ये बताता है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, लोगों का उत्साह जिस तरीके से आ रहा है, और जो क्षेत्रीय दल, छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, दूसरे दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, ये बता रहा है कि वहां की जनता इस बात को समझती है कि दक्षिण उत्तर के बाद अब दक्षिण भारत के राज्य जो है वह भारतीय जनता पार्टी फतेह करने जा रही है। बिल्कुल देख लेना 2024 के चुनाव में दक्षिण सबसे ज्यादा सरप्राइज करने जा रहा है, सरप्राइज करने जा रहा है। इसीलिए जब मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी मौजूद था उस वक्त, राजकिशोर जी, वहां पे भी मैंने देखा था दक्षिण से बहुत लोग अयोध्या में आए थे और यहां कास्ट पॉलिटिक्स काफी ज्यादा चलती है राजकिशोर जी। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जो वनियर, द्रविड़ और मेरवा कास्ट है, ये सब के सब जो है वो हैवी फोकस है तमिलनाडु के अंदर। तो इन पे फोकस, एक तो कास्ट कॉम्पोजिशन में दिखा रहा हूं, बीजेपी ने पीएमके के साथ अलायंस किया है कि ये कास्ट ज्यादातर बीजेपी की तरफ मूव हो जाए। ये नॉर्दर्न तमिलनाडु के अंदर काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है। नेक्स्ट स्टेट पे मैं मूव करना चाहूंगा, अगर तमिलनाडु के बाद देखेंगे कर्नाटक, ये बीजेपी का गढ़ रहा है। ये लिंगायत वोट जो है ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा करता है और इसमें मैं कहूंगा कि जो वोकलिगा वोट है वो बीजेपी यहां पे जोड़ना चाहती है। तो जो वोकलिगा वोट है साउथ कर्नाटका के अंदर इंपॉर्टेंट है, लिंगायत वोट जो है इस वाली बेल्ट में इंपॉर्टेंट है, तो इससे वो पैन स्टेट इंश्योर करना चाहती है कि हर सीट वो जीते। नेक्स्ट में मूव करना चाहूंगा आंध्र प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है कि कापू और कम्मा वोट जो है वो बीजेपी ने अपने साथ में किया है। कापू वोट जो है 14 से 15% तक आता है, कम्मा वोट 20 से 25% का आता है और ये नॉन रेड्डी वोट है। तो जितनी भी नॉन डोमिनेटिंग कास्ट है उसको बीजेपी ने फोकस रखा है। और तेलंगाना के अंदर मैं चाहूंगा इसमें कुछ ये मडिगा, ये इस आगे हम बढ़ना चाहेंगे तेलंगाना के बाद में। अगर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहूंगा, अगर आप नेक्स्ट दिखाएंगे कि अगर केरला को भी मैं दिखाना चाहूंगा, पर ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तेलंगाना के अंदर बीजेपी का फोकस है कि नॉन जो अक्रॉस जितनी भी बीआरएस का वोट है वो बीजेपी कैप्चर कर सके। तो इसमें इंपॉर्टेंट राजकिशोर जी है कि कास्ट पॉलिटिक्स की बात हम जनरली नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, पर साउथ में सही कास्ट कॉम्पोजिशंस को जोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां एक तरफ नॉन डोमिनेटिंग कास्ट जो है, जो मान लीजिए कापू, कम्मा, इन पे फोकस कुछ राज्यों में किया जा रहा है और जो कास्ट बेस, जैसे कि समीर जी कह रहे थे कि 1% 2% का मिल सकता है, उस कास्ट बेस को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी ने अगर मोहन यादव को मध्य प्रदेश में बनाया मुख्यमंत्री, तो आपको लगता है कि सिर्फ वो एक प्रदेश के लिए बनाया? नहीं,
दरअसल एक कास्ट विशेष में, एक जाति विशेष में इस तरीके की भावना थी कि कहीं ये पार्टी हमारे खिलाफ तो नहीं है। इसी तरीके से अगर जाटों के बीच में कोई इस तरीके की बात की गई तो उसको भी उन्होंने रेक्टिफाई किया। जयंत चौधरी को क्या आपको लगता है कि सिर्फ 1 या 2 लोकसभा सीटों के लिए लेकर आए गए? नहीं, जाटों का वोट उनको मिल रहा था, लेकिन उसके बहाने हरियाणा या दूसरी जगहों पर जिस तरीके का मैसेज जा रहा था, तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी एक स्टेट या एक सीट के लिए भी पॉलिटिक्स करती है तो उसके निशाने बड़े दूर तक होते हैं। जैसे आपने कप्पू कामा इसकी बात बताई, और जाति राजनीति की बात आप भले उत्तर भारत की करें, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि दक्षिण भारत में भी जातीय अस्मिता उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी यहां पर होती है, और निश्चित तौर पर इसका फर्क पड़ता है। और एक चीज उसको मोदी कैटर कर रहा है। बिल्कुल, मैं चाहता हूं इसी से पूरी की पूरी दक्षिण की पॉलिटिक्स जो है वो सनातन पे फोकस हो चुकी है, क्योंकि जो सनातन विरोधी बयान दिए गए, उदयनिधि स्टालिन, सनातन धर्म डेंगू मलेरिया के समान है। आगे बढ़ना चाहता हूं मैं, अगर आप देखेंगे राजा कि सनातन एड्स जैसा संक्रमण है, और इसके साथ में अगर आप देखें सेंथिल कुमार डीएमके के सांसद जो बीजेपी को कह रहे हैं कि भाई वो गौमूत्र की राज्यों की पार्टी है। इसके साथ में अगर आप देखें कांग्रेस के नेता जी परमेश्वर, हिंदू धर्म के जन का किसी जन को कुछ अता पता नहीं होता है, तो ये क्लियर डायरेक्ट अटैक है। और इसीलिए आरएसएस जो है वो हैवी फोकस केरला और इन राज्यों में जहां बीजेपी वीक है उस पर कर रही है, शाखाएं बढ़ाई जा रही हैं हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। 2025 तक प्रमोद जी संघ के जब 100 साल की स्थापना पूरे होने वाली है, इस मौके पर केरल में शाखा के विस्तार की योजना की जा रही है। इस वक्त केरला के अंदर 5000 शाखाएं हैं आरएसएस की, इसको बढ़ा के 8000 की प्लानिंग रखी गई है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और केरला को कंप्लीटली 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो एक तरफ जहां यहाँ के नेता सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं, वहीं आरएसएस और तमाम सनातन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हिंदू अस्मिता और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब फोकस रख रही हैं कि कैसे इन सब पे सनातन संस्कृति आगे जाए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दर्शकों, आज आपने हमसे सवाल पूछा था कि दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर 400 पार का लक्ष्य पहुंचना है तो कम से कम बीजेपी एनडीए की 15 मिनिमम सीट्स बढ़ना दक्षिण से जरूरी रहेगा, और इसी के कारण वो 400 पार के लक्ष्य को पहुंच सकते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हैवी फोकस दक्षिण के अंदर है। मेरे साथ आज आपके सवाल के इस एपिसोड में आपको इस सवाल का जवाब मिला कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण में इतना फोकस कर रहे हैं, और 400 पार के लिए दक्षिण में मिनिमम सीट जीतने की क्या जरूरत है। आज आपने वो जाना। कल 8 बजे फिर आपके साथ मैं हाजिर रहूंगा। अपने सवालों को जरूर भेजते रहिएगा। नमस्कार।